हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सी सेट 2025 के पेपर के बारे में, जिसके अंदर कंप्लीट हम मैथ के क्वेश्चन आंसर को एनालिसिस करने वाले हैं। और रीजनिंग का एनालिसिस जो है, उसके क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड मैंने पहले करवा दिए हैं, उसको जाके आप अलग से चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बेसिक से अर्थमेटिक सीखना चाहते हो, बेसिक से मतलब बेसिक का, जिसको यहाँ पे परसेंटेज का मतलब ही नहीं पता, वो भी अगर परसेंटेज सीखना चाहता है और उसके साथ उसके क्वेश्चन का कुछ टाइप का पैटर्न जो होता है, जिसको हम शॉर्टकट बोल देते हैं, वो टाइप के क्वेश्चन और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन जो रैंडमली किसी पेपरों में आए हुए हैं, उनका आपको कंप्लीट एक वीडियो के अंदर सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो फिरदौसी बैच लगा सकते हैं, जिसमें कंप्लीट अर्थमेटिक है, बेसिक टू हाई लेवल फॉर ऑल द एग्जाम। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी यूट्यूब चैनल के अंदर आपको प्लेलिस्ट में ये मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप सी सेट के प्रीवियस ईयर देखना चाहते हो मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए, आपको अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट अब सेपरेट कर दी है। इसके अंदर आपको 2025 से लेकर 2002-3 तक के यहाँ पे सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के अलग से मिल जाएंगे। इनका बेनिफिट आप ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे अभी मैं बात कर लूँ नंबर सिस्टम, जैसे इस पेपर के अंदर नंबर सिस्टम के 2-3 क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछे गए हैं। उनका बेसिक कंसेप्ट क्या है, तो इस प्लेलिस्ट में आप कवर कर सकते हैं, जिसमें नंबर सिस्टम लिखा गया है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे रैंडमली सारे टाइप के, हर एक टाइप का क्वेश्चन अवेलेबल है। जो भी आप पढ़ना चाहते हो यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल से आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इसका बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स का आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, तो डायरेक्ट यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। और एक इसी यूट्यूब चैनल के अंदर आपको मैंने भी मेंबरशिप शुरू किया है। जो बच्चे बाय करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसका बेनिफिट आपको सेपरेट सेपरेट मिलता रहेगा। जैसे क्वेश्चन ऑफ द डे एक अलग आपको मेंबरशिप है, आने वाले टाइम के अंदर डाउट सेशन एक अलग मेंबरशिप मिल जाएगी। उसके अंदर कैसे अप्रोच होगा वो आपको वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में बता दिया जाएगा। तो वो अगर आप बाय करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, ये पेपर के अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो काफी बच्चे इस क्वेश्चन में डायरेक्ट जब फंसने वाले काम करेंगे। बट अगर मैं आपको बोलूं कि ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया है, तो जाके आप फिरदौसी बैच में चेक कर लेना। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको 2-3 साल पहले ही प्रोवाइड करवाया था। वहां पर आपको बताया गया था कि अगर हमारे पास परसेंटेज से क्वेश्चन होगा तो परसेंटेज में ऑप्शन होंगे तो डायरेक्ट आंसर किया जा सकता है। बट यहाँ पर सी सेट वालों ने क्या किया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को और मॉडिफाई किया है कि परसेंटेज में आपको क्वेश्चन देकर परसेंटेज में आंसर नहीं पूछा, इन्होंने यहाँ पे किलोमीटर के हिसाब से कोई ऑप्शन पूछ लिया है। बट अगर आपको ये क्वेश्चन अगर आपने पहले किया होता, मान लो पेपर से पहले जो बच्चों ने क्वेश्चन किया होता, उनको पता है कि ये जो हमारे पास लाइन दे रखी है ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दे रखी है। ठीक है, इसका हमें यहाँ पे यूसेज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो प्रॉपरली। द पेट्रोल प्राइस शॉट अप बाय 10% एज अ रिजल्ट ऑफ द हाइक इन द क्रूड ऑयल प्राइस। प्राइस के अंदर क्या हुआ है, यहाँ पे ऑयल के अंदर 10% का यहाँ पे हाइक हुआ है, मतलब इंक्रीज हुआ है। ठीक है, जो प्राइस ऑफ पेट्रोल बिफोर था, पहले था, वो 90 रुपये पर लीटर था। अगर 10% अगर बढ़ जाएगा तो उसके हिसाब से हम इंक्रीज कर पाएंगे। और एक पर्सन है वो 2200 किलोमीटर चलता है हर एक महीने के अंदर बाई हिज कार, गिविंग ए माइलेज ऑफ 16 किलोमीटर पर लीटर। 1 लीटर में 16 किलोमीटर का माइलेज मिलता है, जिससे वो 2200 किलोमीटर जा रहा है। हाउ मेनी किलोमीटर शुड ही रिड्यूस्ड हिज ट्रेवल इफ ही वांट टू मेंटेन हिज एक्सपेंडिचर एट द प्रीवियस लेवल। जितना पहले खर्चा आ रहा था एक्सपेंडिचर का, उतना ही आना चाहिए। और इतने इसके लिए एक्सपेंडिचर के खर्चे को सेम करने के लिए कितना किलोमीटर कम जाए। 2200 किलोमीटर था तो अभी कितना जाएगा, 2100 जाएगा, 2000 जाएगा, 1900 जाएगा, ये हमें चेकआउट करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको छोटा सा पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर हम बात कर लेते हैं प्राइस, प्राइस को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्वांटिटी से तो क्या मेरे पास एक्सपेंडिचर आएगा। ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो बच्चों ने पढ़ा होगा। ठीक है, अगर हमारे पास प्राइस के अंदर हाइक होगा, प्राइस के अंदर अगर हाइक होगा तो क्वांटिटी के अंदर डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी एक्सपेंडिचर आपका सेम हो सकता है। अदरवाइज अगर मैं प्राइस को भी बढ़ा दूंगा, क्वांटिटी को भी बढ़ा दूंगा, तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। अगर मुझे एक्सपेंडिचर को सेम करना है, लिखा हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, बाय सक्सेसिव मेथड। जो बच्चों को आता है उससे लगा सकते हो, जिन बच्चों को इनिशियल फाइनल मेथड आता है वो मेथड भी लगा सकते हैं। बट अगर बेसिक की बात करेंगे तो 10% का हाइक है, 10% का मतलब है यहाँ पे 10%। तो 100 के बदले में यहाँ पे 10 नंबर इंक्रीज हो जाएगा, तो 110। इसको कैंसल आउट करेंगे तो ये आएगा 11/10। अगर ये 11/10 है तो क्वांटिटी को मुझे यहाँ पे 10/11 करना पड़ेगा, तभी जो है वो एक्सपेंडिचर मेरे पास यहाँ पे सेम आएगा। ये कट जाएगा ना इससे पूरा का पूरा हमारे पास। तो क्वांटिटी को क्या करना पड़ा मुझे, 10/11। तो जो 2200 किलोमीटर जा रहे थे हम, 2200 किलोमीटर जा रहे थे, इसको भी क्या करना पड़ेगा, 10/11 करना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूँ 2000 किलोमीटर ही जा पाएंगे। तो 2200 के बदले में 2000 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 200 किलोमीटर कम हो गया। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड के ऊपर।
फोर डिजिट नंबर है n in such a way that when divided by 3, 5, 6, 9 leave a remainder of 1, 3, 4, 7 respectively. What is the smallest value of n? जब भी आपको ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आपके पास लिखा है 3 का और यहाँ पे 9 का, तो 9 का और 3 का डिविजिबिलिटी रूल काफी आसान है। अगर मैं यहाँ पे 3 का डिविजिबिलिटी चेक करूंगा तो रिमाइंडर 1 चाहिए, तो 3 का डिविजिबिलिटी हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। जैसे 6 नंबर है, ये कट जाएगा 3 से, 8 और 1 9, इनको ऐड करना होता है, 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 भी आपका 3 से कट जाएगा, 0 रिमाइंडर देगा, हमें 1 रिमाइंडर चाहिए। दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 7 और 2 9, 9 आपका कट जाएगा तो 1 रिमाइंडर आ रहा है, ये आपका उत्तर हो सकता है। यहाँ पर आप चेक करेंगे 7 और 8 मेरे पास 15, 15 आपका कट जाएगा 3 से, ये भी आपका 1 रिमाइंडर दे रहा है, ये भी उत्तर हो सकता है। फिर 8 और 1 9, 9 आपका कट जाएगा, यहाँ पे 2 रिमाइंडर है, ये आपका उत्तर नहीं है क्योंकि हमें 1 रिमाइंडर वाला चाहिए। तो हमारे पास बचे के 2 ऑप्शन, ये और ये। फिर हमें चेक करना है 9 का डिविजिबिलिटी, पहले हम 9 का लगा सकते थे वैसे तो। 9 का डिविजिबिलिटी है 7 और 8 15, 15 हमारे पास हो गया, या फिर ऐसे कर लो 8 और 1, 8 और 1 9 कटेगा, यहाँ पे हमारे पास 7 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पे देखेंगे 7 और 2 9, यहाँ पर 1 रिमाइंडर बचेगा, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, 9 से डिविजिबल करने के बाद हमें यहाँ पे 7 रिमाइंडर चाहिए था। 7 रिमाइंडर कहाँ से आया, इससे, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर 3। मैं रिपीट कर देता हूँ, 1078 था, इसको 9 से डिवाइड करेंगे, 8 और 1 9 कट जाएगा तो 7 ही रिमाइंडर बचा, जिन बच्चों को डिविजिबिलिटी रूल आता है उनके लिए। तो बाय ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल करते तो ये क्वेश्चन आपका काफी इजीली हो सकता था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या इसका कोई बेसिक भी है। बिल्कुल इसका बेसिक अप्रोच भी है हमारे पास। मान लो शॉर्टकट आपको डिविजिबिलिटी वाले नहीं आते तो क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पे 3 से 1 चला गया तो 2 नंबर कम है, 5 से 3 चला गया तो यहाँ पे भी 2 नंबर कम है, 6 से 7 चला गया 2 नंबर कम, 9 से 7 चला गया 2 नंबर। जब आपके पास गैप सेम होता है तब आपको इन तीनों का, चारों का यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम कितना आएगा, 5 और 3 का 15, 15 और 6 का एलसीएम आएगा 30, 30 और 9 का एलसीएम आएगा 90, इसका एलसीएम आएगा 90। तो 90 मल्टीप्लाई बाय के -2, क्योंकि -2 क्यों करेंगे, क्योंकि हर बार 2 रिमाइंडर यहाँ पे कम आ रहा है उससे, तो 2 हमें यहाँ पे कम करना पड़ेगा, ये आपका उत्तर आएगा। अब के की वैल्यू को कुछ ऐसा रखो कि इसके आसपास आंसर आ जाए, इसके आसपास आंसर आना जरूरी है। जैसे सभी बच्चों को ध्यान रखना होगा यहाँ पे कि अगर 90 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 करेंगे, यहाँ पे आएगा 88। तो 88 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 1 रिमाइंडर आएगा, आप चेक कर लो। 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 3 रिमाइंडर आएगा, 6 से करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, 9 से करेंगे 7 आएगा। तो हर एक अप्रोच आपकी एप्लीकेबल है, बट ये ऑप्शन में भी नहीं है। तो हमें यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन चाहिए था, ऊपर से क्या चाहिए था, 4 डिजिट नंबर। तो आपको 4 डिजिट के लिए 90 को यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है सबको। अगर आप इसको यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 900 आएगा, 900 आपका 3 डिजिट नंबर है। आप 11 से करोगे तो भी नहीं आएगा, इसको 12 के आसपास मल्टीप्लाई करके -2 करोगे तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 के ऊपर। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस नंबर। यूनिट डिजिट के लिए काफी इजी है कि 5 को अगर मैं यहाँ पे कभी भी और से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना मर्जी बड़ा नंबर होगा, लास्ट में हमेशा 5 आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। इसके लिए अगर और शॉर्टकट चेक करना चाहते हो तो नंबर सिस्टम फॉर सीडीएस मैंने करवाया हुआ है, जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर लो, इस टाइप के सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 के ऊपर। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन सच दैट, इस नंबर, ये भी आपको नंबर सिस्टम फॉर सीडीएस के अंदर ये टाइप के क्वेश्चन करवाए हुए हैं कि अगर आपके पास 35 की पावर n है तो ये हमारे पास क्या होगा, 5 की पावर n, और यहाँ पे क्या होगा, ये मेरे पास 7 की पावर n। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे n को चेक करना है किसका स्मॉलेस्ट है, क्योंकि 5 की पावर n और 7 की पावर n को मल्टीप्लाई करेंगे तभी 35 की पावर n आएगा। तो मुझे यहाँ पे ये देखना है कि मेरे पास 5 और 7 का पेयर कितना बनेगा। पेयर उतना ही बनेगा जिसका नंबर यहाँ पे पावर में क्या होगा, कम होगा। जैसे कि 7 चेक करेंगे, 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 35 हो जाएगा, 30 यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी है, 7 तो काफी बार आ रहा है। तो 5 को चेक कर लेते हैं। 5 आपका सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, तो 5 को चेक कर लेंगे, ये 5 टाइम कट जाएगा मेरे पास, 5 मल्टीप्लाई बाई, ये कट जाएगा यहाँ पे 7, और फिर आएगा 7। इसको चेक कर लेते हैं, ये मेरे पास आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8। तो 5 की जो पावर आएगी वो मेरे पास यहाँ पे 4 आ रही है, यहाँ पर 1 और यहाँ पे 3, और जो 7 है, 7 की पावर 4 से ज्यादा ही आ रही है, तो मुझे मिनिमम चेक करना होता है, तो आपका आंसर आएगा 4। अब ऐसे मिनिमम ही क्यों चेक करना है, उसके लिए आपको नंबर सिस्टम फॉर सीडीएस वाली प्लेलिस्ट जाके चेक करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 एक इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, काफी बच्चों के इसके आंसर जो होंगे वो गलत भी आए होंगे, वो हम चेक करते हैं क्या गलती रही है या कैसे करना था। ठीक है, P and Q walk along a circular track. They start at 5 a.m.
फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन को याद रखेंगे। वी वॉक एट एवरेज स्पीड ऑफ 5 राउंड पर आवर, क्या वॉक एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 3 राउंड पर आवर, हाउ मेनी टाइम्स विल दे क्रॉस ईच अदर बिटवीन 5:20 AM to 7 AM। सो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना था, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर स्पीड ऐड होती है, तो 3 राउंड ये था, 5 राउंड इसके हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 घंटे के अंदर 8 राउंड हो जाएंगे। 1 घंटे को लिख सकते हैं हम 60 मिनट, 60 मिनट के अंदर अंदर 8 राउंड, ठीक है, 8 राउंड। तो 8 हिस्से कट करेंगे तो हम बोल सकते हैं 7.5 मिनट के अंदर अंदर, 7.5 मिनट के अंदर अंदर एक राउंड बोल सकते हैं, क्योंकि एक राउंड के अंदर वो एक बार तो मीटअप करेंगे, क्रॉस ईच अदर करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये देखना था, 1 घंटे में अगर 8 राउंड है, तो मैं अगर आपको ये बोल देता कि 5 बजे से लेकर 7 बजे का चेक करो, 5 से 7 कितने हो गए, 2 घंटे हो गए, तो हम बोल सकते हैं ना 2 घंटे में कितने राउंड होंगे, यहाँ पे 16 राउंड होंगे टोटल, ठीक है ना। 16 बार एक दूसरे को क्रॉस करना था, 16 ऑप्शन में है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें 5:20 से चेक करना है। तो आप सारे बच्चे यहाँ से चेक करो कि 5 बजे तो यहाँ पे स्टार्ट किए, और 7.5 मिनट के बाद, मतलब 5 बज के यहाँ पे 7.5 मिनट के अंदर, 5 बज के 7.5 मिनट के पहला राउंड कर क्रॉस होगा, फिर अगली बार फिर से 7.5 मिनट ऐड होंगे, तो हम बोल सकते हैं 5 बज के यहाँ पे 15 मिनट, उसके ऊपर फिर से क्रॉस होगा दूसरा। जो थर्ड क्रॉसिंग है वो 5:22 के ऊपर होगी, 22.5 के ऊपर होगी, तो यहाँ पर ये ऐसे चलना स्टार्ट होगा। तो सारे बच्चे सिर्फ ये चेक करके बताओ, क्या 5:20 से लेकर मैं अगर चेक करूँ 7 बजे के बीच में, तो यहाँ से यहाँ तक के क्रॉसिंग हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर मैं 5 बजे से लेकर 7 बजे का चेक करूंगा तो टोटल कितने क्रॉसिंग है, 16, जो हमने यहाँ पे लिखा भी है। 16 में से ये वाला और ये वाला बाहर कर दें, 2 बाहर कर देंगे, तो क्या यहाँ से यहाँ तक का जो क्रॉसिंग है वो 14 रहा होगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 के ऊपर। A tram overtakes two person X and Y walking at an average speed of 3 and 4 km per hour in the same direction. Completely passes in a 8 and 9 seconds respectively. What is the length of that train? तो सारे बच्चे ध्यान रखें यहाँ पे एक चीज को पढ़ने आगे बढ़ने से पहले, कि आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि इसका पहले तो शॉर्टकट भी है, बट आपको शॉर्टकट में अभी नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि अभी हम क्वेश्चन को शॉर्टकट से सॉल्व सारे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें बेसिक भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। अगर आप चाहते नहीं सर हमें शॉर्टकट भी पता हो, बेसिक भी पता हो, तो फिरदौसी बैच में जाकर इसको चेक कर लेना। ये क्वेश्चन आपका वहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट है, क्योंकि अर्थमेटिक आपका लगभग वहाँ पे सब कंप्लीट है, ठीक है। सो ए ट्रैम ओवरटेक 2 पर्सन एक्स वाई है, तो सबसे पहले यहाँ पे सेम डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होती है, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो टाइम आएगा। तीसरा आपको ये पता होना चाहिए कि एक जब ट्रैम एक पर्सन को क्रॉस करेगा, यहाँ पे पर्सन की बात हो रही थी, पास से 8 सेकंड रिस्पेक्टिवली होगी। पर्सन कौन से? एक्स और वाई। अगर पर्सन की बात हो रही है तो पर्सन का डिस्टेंस 0 लिया जाता है एज कम्पेयर टू ट्रैम या ट्रेन या कोई बड़ी चीज, ठीक है। तो हमें इतना पता होने के बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि ट्रैम का डिस्टेंस प्लस एक्स वाई वाले का डिस्टेंस, एक्स का पर्सन का डिस्टेंस 0 आएगा, डिवाइड बाय स्पीड, ट्रैम की स्पीड, माइनस यहाँ पे एवरेज स्पीड ऑफ ए पर्सन, पर्सन की स्पीड कितनी है 3। तो यहाँ पे डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड करेंगे तो टाइम आएगा। टाइम आपके पास है यहाँ पे 8 सेकंड में, सेकंड में है तो इसको यहाँ पे 5/18 करना पड़ेगा, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है। किलोमीटर से हमें सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 भी करना पड़ेगा। क्लियर है? दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं, यहाँ पे ट्रैम का डिस्टेंस प्लस वाई वाले का डिस्टेंस डिवाइड बाय ट्रैम की स्पीड माइनस वाई वाले की स्पीड इक्वल टू द इंटू 5/18 इज इक्वल टू द टाइम, टाइम इज इक्वल टू 9 सेकंड। अब ध्यान रखना आगे बढ़ने से पहले मैंने कुछ और नहीं किया, मैंने ये फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। अगर हम पर्सन की बात करेंगे तो पर्सन एज कम्पेयर टू ट्रेन और ट्रैम क्या होता है? 0 होता है। और स्पीड क्या है? स्पीड हमारे पास सेम डायरेक्शन में माइनस होती है। क्यों होती है, कैसे होता है, उसके लिए फिरदौसी है, ठीक है। अब आपको सब बच्चों को एक ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया, ट्रेन की लेंथ पूछी जा रही है। तो ट्रेन की लेंथ का मतलब है हमसे टी की वैल्यू पूछी जा रही है। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास यहाँ पे 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि हम यहाँ पे ये टी नहीं है, इसको हम टी की स्पीड बोल देंगे, टी एस बोल देंगे, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ से टी एस की वैल्यू को निकाल के एक में फिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। या फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 मल्टीप्लाई बाय 5/18 मल्टीप्लाई बाय टी एस माइनस 3 इज इक्वल टू टी। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो टी एस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5/18। तो दोनों के दोनों टी हैं तो दोनों इक्वल होंगे। इक्वल होने के बाद हम 5/18 को कट करेंगे
तो आपके पास इक्वेशन बन के आएगी यहाँ पे कुछ ऐसी। अब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय टी एस माइनस 24 इज इक्वल टू 9 इंटू टी एस माइनस 36। ठीक है, अब जब इनको माइनस करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा मेरे पास टी एस, ये वाला इधर आ जाएगा तो 12। अब 12 किलोमीटर पर आवर आएगा, क्योंकि हमने टी एस को किलोमीटर पर आवर ही माना था, बाद में कन्वर्ट किया है, तो हमारे पास यहाँ पे टी एस की स्पीड निकल के आएगी। अगर हमारे पास टी एस की स्पीड पूछा होता तो आपका आंसर ये होता। ठीक है, अगर नहीं पूछा हुआ तो टी एस की वैल्यू को उठा के यहाँ पे फिल कर दो, या फिर यहाँ पे मतलब t इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय टी एस की वैल्यू है 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5/18। जिनको नहीं पता चला यहाँ पे ध्यान रखो, जो टी एस है उसको उठा के मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई की है, तो हमारे पास t की वैल्यू डायरेक्ट निकल के आएगी, दैट इज इक्वल टू 8। ये हो जाएगा मेरे पास 9, 9 इससे कटेगा 2, 2 इससे कट जाएगा 4, तो 5 इंटू 4 करेंगे 20 मीटर आएगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 के ऊपर। इफ n स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वैल्यू, हाउ मेनी डिजिट डज द n हैव। ये क्वेश्चन 2023 में भी आया और एसएससी में भी ऐसे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, और ऐसे क्वेश्चन अगर आप स्टेट एग्जाम देखोगे तो भी आपको मिल जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस किया करो। ये नहीं है कि अगर आपने सी सेट का पेपर देना है तो इसी के प्रीवियस ईयर लगाओ। आपको यूपीएससी पेपर के जितने भी पेपर मिलते हैं, सी आई एस एफ, सी ए पी एफ हो गया, ठीक है, ई पी एफ हो गया, या फिर कोई स्टेट एग्जाम मिल रहा है, उसकी भी प्रीवियस ईयर लगाओ, तभी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। अब ये क्वेश्चन जो बच्चे छोड़ के आए होंगे, मुझे नहीं लग रहा उन्होंने ये क्वेश्चन, जिन बच्चों ने कभी छोड़ा देखा नहीं होगा वो तो कंफर्म ये छोड़ के आएंगे। बाकी जिन बच्चों ने क्वेश्चन ये देखा होगा उनके लिए क्वेश्चन ईजी है, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा कि यार सर एन का हम कैसे वैल्यू इमेजिन करें कि ये आ जाए, और ऊपर से एन कितने नंबर का डिजिट है, 2 3 4, हमें यही नहीं पता चल रहा। अगर 8 नंबर का डिजिट हमें इमेजिन करना पड़ जाएगा तो फिर भी मुश्किल है। तो ये क्वेश्चन आपका है तो डिफिकल्ट है उनके लिए जिन्होंने कभी कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा। कंसेप्ट क्या है कि 1 2 3 4 से आपको पता चलना चाहिए कि जब मैं यहाँ पे 11 का स्केयर करूंगा दैट इज इक्वल टू 1 to 1। अगर मैं यहाँ पे 3 बार इसको करूंगा, यहाँ पे 1 को 3 बार लिखेंगे तो यहाँ पे 3 तक नंबरिंग जाएगी, और उसके बाद उसको रिटर्न करना पड़ता है। जैसे 1 2 3 4 5, 5 का स्केयर लिख लिया 5 बार का, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 तक जाएगा, फिर 4 3 2 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मेरे पास इसको चेक करेंगे तो ये कहाँ तक जा रहा है, 9 तक जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे n कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का स्केयर रहा होगा। ये आपके इस क्वेश्चन का उत्तर है कि उसने n को 9 डिजिट नंबर सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 के ऊपर। A natural number n is such a way that it can be expressed that n is equal to pqr, where pqr are the distinct factors of n. How many numbers below 50 have this property? काफी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आया होगा, बट मैं इसका एक एक अप्रोच आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक छोटा सा नंबर लेता हूँ, यहाँ पे 4। मैंने 4 लिखा, तो इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। इसका फैक्टर 1 होगा, 2 होगा और खुद 4 होगा। तो उसने ये बोला है कि n जो हमारे पास है पी के वार को ऐड करने के बाद बनना भी चाहिए। जैसे मैं 1 और 2 को ऐड करूंगा 3 ही बनेगा, 1 और 4 को ऐड करूंगा 5 बनेगा, और ऊपर से ये भी लिखा हुआ है जैसे n हमारे पास है तो n के फैक्टर कौन है, पी क्यू आर तो है ही, बट n जो है वो खुद नहीं होना चाहिए। n खुद नहीं है, ये तो n भी तो लिखता ना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 6, 6 के फैक्टर होंगे 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, और हमारे पास 6 खुद भी है, बट उन्होंने n को n अपनी बार में नहीं लिखने को बोला है, तो हम इसको पहले इग्नोर रखेंगे। तो ऊपर से ये भी लिखा है कि जो हमारे पास ये फैक्टर बनेंगे, क्या इनमें से कोई भी फैक्टर को, 3 फैक्टर को ऐड करके क्या 6 बन भी रहा है, तो आप इनको ऐड करेंगे तो 6 बन भी रहा है। तो पहला नंबर जो बिलो 50 होगा वो हमारे पास 6 ही होगा, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 इन तीनों को ऐड करके हमारे पास यहाँ पे 6 बन जाएगा, तो पहला नंबर 6 है। अब होता क्या है, काफी बच्चे इसका मल्टीपल ले लेते हैं डायरेक्ट। पहले मैं आपको मल्टीपल भी समझाऊंगा, बट आपको ध्यान रखना है कि आपको बेसिक आना जरूरी है, लाजमी है, क्योंकि अभी हम फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपको इस क्वेश्चन का प्रॉपरली मतलब तो पता हो ना कि क्या क्या अप्रोच लगाई जा सकती है इसमें। तो अभी इसका शॉर्टकट तो ये कि आप 6 का मल्टीपल ले लोगे आंसर आएगा, बट आपको देखना होगा कि क्वेश्चन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। एग्जैक्ट मीनिंग ये होगा, मैंने एक रैंडमली यहाँ पे नंबर लिखा है, यहाँ पे मान लो मैंने 15 नंबर लिख लिया, ठीक है, रैंडम से। तो ये आएगा मेरे पास 1 आएगा, इसका फैक्टर 3 आएगा, और 5 भी आएगा, और 15 भी आएगा। तो उन्होंने ये बोला है कि 50 से नीचे जो हमारे पास फैक्टर बनेंगे किसी नंबर के, उनको ऐड करने के बाद ये भी आना चाहिए। मान लो इसमें से हमें 15 तो पहले तो चाहिए नहीं, क्योंकि एन अपने आप को रिपीट नहीं करेगा। फिर इनको ऐड करेंगे, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 हमारे पास 15 के बराबर नहीं आ रहा, तो 15 नंबर नहीं है। ये इस क्वेश्चन का मतलब है। आई होप सब बच्चों को क्लियर हुआ होगा। अब जैसे मैं यहाँ पे 12 का लिख लेता हूँ, 12 का भी काफी बच्चे ये देख रहे हैं कि इसका सर मल्टीपल लगा लेंगे 12, तो इसका भी सर मल्टीपल लिख लेंगे, 2 + 4 + 6।
ये इस क्वेश्चन का मतलब नहीं होगा, क्योंकि 12 का फैक्टर क्या है, 12 का फैक्टर 1 होगा, 12 का फैक्टर 2 भी है, 12 का फैक्टर 3 भी है, 4 भी है और 6 भी है। 12 खुद भी है, बट हमें लेना नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब इनमें से किसी भी 3 फैक्टरों को उठा के मेरा 12 जो सम आना चाहिए, हाँ वो बात अलग है, इसमें से हम उठाएंगे 2, 4, 6, जो कि इसका 2 का ही मल्टीपल आ रही है। बट अगर मैं 2, 4, 6 को ऐड करूंगा, 12 तो आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल सही है। बट अगर मैं मान लो 1 और 3 को 6 के साथ ऐड करूंगा, 10 ही आ रहा है, तो हम वो वाले फैक्टर को इग्नोर कर देंगे अगर हमारे पास 12 नहीं बनेगा तो। जैसे कि 3 का मल्टीपल लेंगे 18, 18 के भी आप ऐसे फैक्टर बनाओगे तो 18 आपका 3 का मल्टीपल आएगा, 3 आएगा यहाँ पे, और ये 6 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। इनको ऐड करने के बाद 18 आएगा, फिर मेरे पास 24 भी आ रहा है, 30 भी आएगा, 36 भी आएगा, 42 भी आएगा, 48 भी आएगा। 48 से आगे वाले भी 6 के मल्टीपल सारे होंगे, बट बिलो 50 वाले कितने नंबर है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 नंबर है, तो करेक्ट आंसर इसका 8 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर चलते हैं यहाँ पे 9 के ऊपर। 9 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन 20 से प्राइम नंबर जो होंगे वो लिख लेते हैं, ठीक है। 2, 3, 5, 7 आएगा, 11 आएगा, फिर 13 नंबर आएगा, 17 आएगा और 19 आएगा। उस प्राइम नंबर्स के ऊपर ये वाली इक्वेशन है, ये वेरीफाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्यू को एक साइड लेते हैं और आर को भी इधर लेकर आते हैं, तो ये आएगा P प्लस आर इज इक्वल टू 2 ऑफ क्यू। 2 इधर से डिवाइड कर लेंगे तो P प्लस आर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्यू आएगा। तो मतलब दो नंबर का जो सम होगा तीसरे के बराबर तभी आएगा जब मैं दो नंबर के सम को 2 से डिवाइड करूंगा। मतलब कहने का कि दो नंबर की एवरेज आपका थर्ड नंबर होगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपसे ये पूछा गया कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यू P प्लस क्यू प्लस आर आर देयर। सो सबसे पहले 2 से लॉजिक बनाएंगे। वैसे तो पेपर में तो आपको सारी आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट था पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अभी हम सीख रहे हैं तो अभी हमें एक एक पॉइंट को लॉजिक वाइज सीखना होगा। 2 से आप ट्राई करेंगे, नंबर नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे मैं समझा देता हूँ। अगर मैं 3 को उठाता हूँ तो पहला नंबर आएगा 3 और 5 और 7, 7 और 3 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 है, तो एवरेज ये वेरीफाई हो रहा है। ऐसे ही आप यहाँ पे 3 का और लॉजिक ढूंढेंगे। 3 यहाँ पर 7 और 11, 11 और 3 कितना आएगा 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7 आ रहे, ये लॉजिक फॉलो हो रहा है। ये लॉजिक आपका वहां फॉलो होगा जहां पर आपके नंबर का डिफरेंस वो सेम आएगा। जैसे इसमें 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, चेक कर लो आप। यहाँ पे 4 4 का डिफरेंस आएगा। फिर 3 का आप यहाँ पे 3 का आप यहाँ पे 11 के साथ देखोगे 8 का डिफरेंस है। फिर 19 के साथ देखेंगे 11 का भी 8 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। कौन सा लॉजिक, ये वाला, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे 5 का लॉजिक चेक कर लेते हैं, 5 और 11 और 17, फिर आएगा मेरे पास 12, 13 और 19, यहाँ पे 6 का डिफरेंस होगा। तो टोटल 5 नंबर आएंगे। तो कई बार बच्चे इसका आंसर 5 मार्क कर लेंगे, वो गलत होगा, क्योंकि आपसे यहाँ पे डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंस, डिफरेंट नंबर चाहिए आपको इन तीनों के सम का। तो सम भी तो देखो इनके कितने हैं। इनका सम आएगा 12, इसका सम आएगा यहाँ पे 10 और 11 21, इसका सम आ रहा है 33, इसका सम आएगा 33, इसका सम आएगा 39। तो आपका डिफरेंस यहाँ जो सम है वो यहाँ पे 33 सेम आ गया दो जगह। हमें एक का नहीं चाहिए, तो टोटल नंबर कितने होंगे यहाँ पे 1 2 3 और 4, 4 नंबर होंगे। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। How many possible value of P plus Q plus R are there who satisfying this equation where P Q R are the natural prime number, ठीक है। नेचुरल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर है, नॉट प्राइम नंबर। नेचुरल नंबर नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट, मतलब सेम भी नंबर भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये कंडीशन नहीं दे रखी इन्होंने, ठीक है। वैसे इस लाइन का मतलब ही नहीं है, ये अगर ना भी लिखते हैं तो हमारी मर्जी है ना, हम यहाँ पे सेम रखें या ना रखें, क्योंकि इसका मतलब ही नहीं है इसके लाइन पे लिखने का। तो हमारे पास सिर्फ यही एक नंबर बचता है, यही मतलब यहाँ पे इक्वेशन बचती है इसको सेटिस्फाई करने। तो एक फेमस इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अगर मैं एक नंबर को 3 बार यहाँ पे डिवाइड में लेकर आता हूँ, इनको ऐड करेंगे तो ये 1 आएगा। पहला नंबर तो आपका यहाँ पर ये रहा कि पी क्यू आर तीनों 3 होंगे, ठीक है। दूसरा आपके पास ये हो सकता है, एक को मैं यहाँ पर 1/2 रख लेता हूँ, दूसरे नंबर को यहाँ पे मैं 1/3 रख लेता हूँ, तीसरे नंबर को भी 1/3 रख लेता हूँ। क्लियर। 3 और 3 यहाँ पे ऐड करोगे, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर नहीं, 3 3 रखने पे नहीं आएगा। एक बार रीचेक कर लेते हैं। ये आएगा मेरे पास 2/3, ये नंबर नहीं आएगा। इसको आप ऐड करेंगे, ये 1 नहीं आ रहा, ठीक है, ये नंबर गलत। क्लियर। फिर एक नंबर और आएगा 1/2, फिर मेरे पास आएगा 1/4, 1/4 1/4 को ऐड करेंगे 2/4 होगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 1/2 ऐड करेंगे 1 आएगा, ये नंबर बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर आएगा मेरे पास यहाँ पे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6,
और ये कंसेप्ट आपको एवरेज में मिलेंगे ऐसे वाले कि हाउ टू इमेजिन ए वैल्यू। ठीक है, इसका और कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको वैल्यू सोचनी ही पड़ेगी पेपर के अंदर। तो टोटल आपके पास यहाँ पे 3 नंबर होंगे, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 के ऊपर। टीम एक्स स्कोर्ड ए टोटल ऑफ n रन इन 20 ओवर्स, टीम वाई स्कोर्ड 10% लेस ओवर्स। ओके, हमारे पास जो एक्स है वो कोई स्कोर 20 ओवर के अंदर लगा देते हैं, जो वाई है वो यहाँ पे 10% कम स्कोर के अंदर, उसी कम ओवर के अंदर उसको खत्म करते हैं। इसका 10% 2 होगा, तो वाई यहाँ पे 18 ओवर के अंदर मैच खत्म करेंगे। आगे लिखा है हेड वाई टीम एवरेज रन पर ओवर हैव बीन 50% हायर, मतलब इससे 50% ज्यादा है। तो बताओ यहाँ द स्कोर वुड हैव बीन, ओके, जो हमारे पास स्कोर खत्म होगा टाइड होगा वो यहाँ पे 12 ओवर में खत्म कर देती है, अगर यहाँ पे 50% पर एवरेज इसका बढ़ जाएगा तो बताओ यहाँ पे हाउ मेनी रन वेयर स्कोर्ड बाय द टीम एक्स। तो एक्स के पास, एक्स ने कितने स्कोर लगाए होंगे। देखो आप सारे बच्चे अज्यूम करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे बाय ऑप्शन से भी हिट एंड ट्रायल करना चाहोगे 72, 144, 210, तो आप एक बार वीडियो पॉज करके चेक करना, वो सभी पे एप्लीकेबल होगा, सभी पे 3 नंबर लग जाएंगे। फिर आप आंसर नहीं बताओगे पाओगे, इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्यों सर कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो दे रखा था वो हमारे पास ओवर है, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे भी ओवर है, यहाँ पे भी ओवर है। भैया अगर ओवर ओवर है तो आपके पास कहीं स्कोर वगैरह डाटा कुछ अवेलेबल है क्या। अगर स्कोर का डाटा अवेलेबल ही नहीं है तो आप इसके स्कोर कहाँ से बता पाएंगे, सीधा सीधा कंसेप्ट है। तो आंसर आएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11-12 के ऊपर। द प्राइस ऑफ ए कम्युनिटी इज first increased by k%, then decreased by x k%, again of k% increment, d k% decrement. If the new price is q, then what is the relation between p and q। काफी आसान क्वेश्चन कह सकते हैं ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, बट बच्चों ने इसको भी डिफिकल्ट माना। क्यों, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन दिखने में लग रहा है कि डिफिकल्ट है। आप सारे बच्चे बताओ, अगर p हमारे पास कम्युनिटी है, उसको मैं यहाँ पे k% का यहाँ पे इंक्रीमेंट देना चाहता हूँ, तो इंक्रीमेंट क्या होता है, 1 प्लस k बाय 100 होगा या नहीं होगा। जिनको नहीं पता है उनको समझाने के लिए लिख लेता हूं यहाँ पर कि हमारे पास यहाँ पर 100 ऊपर क्या आएगा, 100 प्लस के आएगा। ये सिर्फ इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, कई बच्चों को ये भी नहीं पता सर ऐसा क्यों लिखा। अगर मैं आपको ये बोलूं कि हमारे पास पी को 10% इंक्रीमेंट करो तो क्या करते थे, 100 में 10 नंबर ऐड करके लिखते थे ना 110। ये 110 आया कहां से होगा, ये नंबर आपका यहाँ पर ऐसे ही तो लिखा होगा ना, और इसको कहां से लिखा होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये कंसेप्ट आपको फिरदौसी बैच में बेसिक में बताए गए थे कि अगर हमारे पास यहाँ पे 10% ऐड होगा तो 1 प्लस उसी परसेंट को ऐड किया जाता है। क्लियर है, तो ये कंसेप्ट आपका यहाँ पे लगेगा। अगर k% 2 बार इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे भी 2 बार लिखेंगे, तो इसका स्केयर कर देते हैं। और यहाँ पे 2 बार डिक्रीज होगा तो सीधा 2 बार डिक्रीज कर लेंगे, 100 माइनस k बाय 100 की पावर 2, जो नई वैल्यू आएगी वो आएगी क्यू। अब यहाँ पे आप सारे बच्चे देखो, P को ऐसे रहने दो और Q वाले को चेक कर लेते हैं। जो 100 है, 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, आगे उसकी पावर 2 मतलब 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 तो टोटल आएगा 10 की पावर 8, तो उसको राइट साइड ले आएंगे 10 की पावर 8 में। तो ये 10 की पावर 4 वाले तो एलिमिनेटेड हो गए दोनों, तो बच गए 2 ऑप्शन। फिर आप चेक करेंगे यहाँ पर 100 प्लस के है और यहाँ पे 100 माइनस के, अगर पावर 2 है तो पावर 2 को बाहर निकाल लेंगे तो 100 प्लस के, और यहाँ पे आएगा 100 माइनस के। तो अगर पावर 2 हमने यहाँ पे सभी की बाहर निकाल ली तो अंदर a प्लस बी, ए माइनस बी लगेगा, दैट इज इक्वल टू a का स्केयर, पहले लिख लेते हैं a का स्केयर माइनस b का स्केयर की पावर 2, ऐसा लिखा जाएगा। 100 की पावर 2 को 10 की पावर 4 भी तो लिखा जाएगा। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, बस इसको रीअरेंज करना था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 के ऊपर। कंसिडर द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट विजिबल बाय 2, 3, 5, 7। पहली बात तो ऐसे नंबर होते कौन कौन है जो हमारे पास किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। सबसे पहला ध्यान आना चाहिए था हर एक बच्चे का प्राइम नंबर्स के ऊपर, ये इस क्वेश्चन का बेस था। अगर आपको ये दिमाग में आता स्टार्टिंग में सोचते हुए, क्योंकि वही नंबर है जो बाकी उससे डिवाइड नहीं होंगे। और पहले 100 नंबर के अंदर अंदर आपके पास कितने प्राइम नंबर होते हैं, टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। जिनको नहीं पता है टोटल आपके पास 25 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेकर 50 तक 15 होते हैं, ये याद ही रखना होता है ये, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसमें 25 के अंदर 2 भी हमारे पास प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। ये 4 प्राइम नंबर तो आपके यहाँ पर यही हो गए। ये आपके पास 4 प्राइम नंबर जो है वो यही हो गए। वो हमारे पास क्या होंगे, हाउ मेनी देम आर नॉट विजिबल बाय, ध्यान रखें इधर से, नॉट विजिबल बाय 2, नॉट विजिबल बाय 3,
नॉट डिविजिबल बाय 5, नॉट डिविजिबल बाय 7। तो ये 4 प्राइम नंबर है, इससे नहीं होने चाहिए थे। तो बाकी 25 में से 4 माइनस करेंगे तो 21 नंबर वही होंगे जो इन प्राइम नंबर से नहीं डिवाइड होंगे। सर 9 को क्यों नहीं ले रहे भैया? 9 तो आपका 3 से यहीं पे डिवाइड हो गया, तो 3 के जितने भी मल्टीपल होंगे 9 वाले होंगे, तो इसको तो इग्नोर ही करो। तो 21 आंसर होना चाहिए था, नहीं 21 नहीं होगा, क्योंकि 100 नेचुरल नंबर है तो पहला नंबर 1 भी तो होगा, 1 2 3 ऐसे होता है, तो एक नंबर जो है ये भी तो आएगा जो इसी नंबर से नहीं डिवाइड हो रहा, तो इसका मतलब एक नंबर और ऐड करेंगे, तो टोटल आंसर क्या आएगा? 22 नंबर होंगे, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 के ऊपर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू एक्स प्लस वाई टू द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई। अगर आपने अलजेब्रा मेरे से कभी भी पढ़ा होगा तो मैंने बहुत बार आपको ये कंसेप्ट बताया हुआ है कि अगर हम मैक्सिमम की वैल्यू चेक करेंगे, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 8 है, वाई की मैक्सिमम वैल्यू 7 है, तो 8 प्लस 7 ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब डिफरेंस आता है ना माइनस, तो दिक्कत होती है। इसमें आपको समझना होगा, अगर एक्स की वैल्यू छोटी लेंगे यहाँ पे आएगा 4 नंबर, और वाई की वैल्यू में यहाँ पे बड़ी रखूंगा यहाँ पे। सर वाई वी आर गोइंग विद ग्रेटर वैल्यू, मैं बताता हूँ, पहले सॉल्व कर लो। माइनस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि माइनस में है वाई, तो वाई की ग्रेटर वैल्यू आएगी, ये आएगा 15 माइनस 3 कट जाएगा तो माइनस 5 आएगा, तो ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा। बट अगर सर आपने यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू क्यों लिखा? इसका तो हमें क्या चाहिए था? मिनिमम चाहिए था ना। तो भैया आपको x का यहाँ पे मिनिमम नंबर लिखना पड़ेगा, y का ग्रेटर नंबर लिखना पड़ेगा जब हम डिफरेंस ले रहे हैं, क्योंकि अगर 4 माइनस 7 करेंगे तो माइनस 3 आएगा, अगर मैं 4 में से माइनस 6 करूंगा तो मेरे पास माइनस 2 आएगा। तो छोटा नंबर कौन सा होगा? ये वाला होगा, जब यहाँ पे बड़ा नंबर आएगा। क्लियर है? डिफरेंस में आपको सोच के रखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 के ऊपर। लेट बी एंड के बी द प्राइम नंबर्स सच दैट p स्क्वायर प्लस k इज आल्सो a प्राइम नंबर लेस देन बाय 30, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ k। काफी इजी क्वेश्चन है, बट ये कंफ्यूजन आपको डालेगा थोड़ा सा आपके दिमाग में कि कैसे हम इसको अज्यूम कर सकते हैं। सबसे पहले 30 से छोटे वाले प्राइम नंबर जो है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर इनमें छोटे नंबर हमारे पास प्राइम नंबर कौन से होंगे? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, फिर आएगा 7, ऐसे अप टू 30 तक आप लिख सकते हैं। और ये ध्यान में रखना जरूरी है कि P और K भी हमारे पास प्राइम नंबर है, और इस इक्वेशन को लगाने के बाद भी हमारे पास प्राइम नंबर ही आना चाहिए। तो अगर मैं P को यहाँ पे 2 रखूंगा तो मेरे पास आएगा 2 का स्क्वायर, हम यहाँ पे लिख लेते हैं P का स्क्वायर प्लस K, ये भी प्राइम नंबर है। तो 2 का स्क्वायर प्लस कुछ ऐसा नंबर रखें कि मेरे पास यहाँ पे जो है प्राइम नंबर है। क्लियर? 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 4 में हम ऐड कर सकते हैं नंबर्स। जैसे कि फिर से एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, जैसे p का स्क्वायर प्लस k बनाना है, तो p को 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में अगर आप कुछ ऐड करेंगे तो भी आपके पास प्राइम नंबर आएंगे। फिर आपके पास नेक्स्ट नंबर है p का स्क्वायर प्लस k, तो p को अगर 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 में अगर आप कुछ ऐड करेंगे तो भी प्राइम नंबर आएंगे। बट 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 7 का स्क्वायर जो होगा वो आपके पास 49 आएगा, 49 जो है वो 30 से ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर हम यहाँ पे p के अंदर रख ही नहीं सकते। तो p के लिए कंडीशन फुलफिल है, p हमारे पास या तो 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 5 हो सकता है। इतनी बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे 2 के स्क्वायर कितना हो गया? 4, 4 में अगर यहाँ पे मैं 4 के अंदर, ये 2 का स्क्वायर के अंदर मैं 4 है, 4 के अंदर अगर 2 ऐड करेंगे 6, वो प्राइम नंबर नहीं है। 4 के अंदर अगर 3 ऐड करेंगे 7, ये आपका प्राइम नंबर है। तो पहला नंबर ये हो गया। कितने पॉसिबल वैल्यू उसने k की पूछी है ना हमारे पास, तो k की पॉसिबल वैल्यू हम साइड बाय साइड लिखेंगे, k की पॉसिबल वैल्यू 3 हो सकती है। फिर 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 के अंदर अगर 7 को ऐड करेंगे तो 11 आएगा, दूसरा पॉसिबल वैल्यू 7 आएगा। फिर 2 का स्क्वायर 4 है, 4 के अंदर अगर मैं यहाँ पे 13 लिख दूंगा तो भी मेरे पास यहाँ पे 14 आ जाएगा, तो 13 भी पॉसिबल नंबर, 14 नहीं आएगा, सॉरी 17 आ जाएगा। ठीक है? ऐसे ही 2 का स्क्वायर जो होगा 4 है, 4 के अंदर अगर मैं यहाँ पे और कोई नंबर लिखूँ, यहाँ पे 17 लिखूंगा तो हमारे पास फिर 21 आएगा, वो प्राइम नंबर नहीं है। 19 लिखेंगे, हाँ 19 लिखने पे यहाँ पे आपके पास 23 आएगा, तो 19 भी हमारे पास एक नंबर आ जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर मेरे पास यहाँ पे 4 है, 4 के अंदर अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल 23, 23 लिखेंगे तो 27 भी नहीं आएगा। फिर यहाँ पे 29 लिख नहीं सकते, तो इसका मतलब टोटल के की वैल्यू कितनी आएंगी? 4 आएंगी। क्लियर? फिर हम यहाँ पे इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 9, 9 के अंदर अगर मैं यहाँ पे 5 ऐड करूंगा तो भी हमारे पास प्राइम नंबर नहीं आएगा। 9 के अंदर 7 ऐड करेंगे तो भी नहीं आएगा। 9 के अंदर अगर मैं यहाँ पे 11 ऐड कर लूंगा तो भी मेरे पास नहीं आएगा। 9 के अंदर अगर मैं 13 करूंगा तो भी नहीं आएगा, क्योंकि ये 9 जो होगा वो मेरे पास एक ऑड नंबर। ऑड नंबर के अंदर अगर मैं ऑड नंबर को ही ऐड करता जाऊंगा लास्ट तक अप टू 100 तक, तो मेरे पास यहाँ पे कभी भी प्राइम नंबर नहीं आएगा, क्योंकि ऑड प्लस ऑड हमारा इवन नंबर होगा। इवन नंबर सिर्फ एक लौता ही हमारे पास प्राइम नंबर होता है, वो होता है 2, तो बाकी कंडीशन में फुलफिल नहीं होगा। बट अगर मैं के की वैल्यू को यहाँ पे 2 रख दूं तो हमारे पास यहाँ पे
जो है वो 11 एक प्राइम नंबर देगा, तो k की पॉसिबल वैल्यू जो है वो 2 भी हो सकती है। फिर आगे मेरे पास आएगा यहाँ पे p का स्केयर है 25। 25 के अंदर अगर मैं बात करूँ, सिर्फ हम 2 को यहाँ पे रख सकते हैं 27 बनाने के लिए, बट वो प्राइम नंबर नहीं है और कोई हमारे पास वैल्यू नहीं बनेगा। तो हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू आर देयर आर टोटल 5 वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें यहाँ पे n सेट ऑफ नंबर्स हैं, ओनली 3 पॉजिटिव इंटीजर चाहिए जिसका एलसीएम हमारे पास यहाँ पे इतना हो, एचसीएफ 1 हो, तो बताओ n की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। अगर एलसीएम इतना है तो आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 11, फिर आएगा 13 और फिर आएगा मेरे पास 7। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो नंबर हमारे पास होंगे 7, 13, 7, 11 और 13, 3 नंबर होंगे। अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 77, फिर आएगा 11 और 13। आप इसका भी अगर एलसीएम चेक करेंगे तो यही आएगा, एचसीएफ भी आपका 1 आएगा। और अगर आप 7 को 13 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ये आएगा 91, फिर आप नंबर लिख लो 11 और 13, तो भी आपके पास यही कंडीशन फुलफिल होगी। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे, मैंने अभी 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाया दोनों को, फिर आप 11 से भी मल्टीप्लाई करके चेक करो। 7 को ऐसे रहने दो, यहाँ पे 77, 13 आएगा, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो, फिर आएगा 7, फिर ये आएगा हमारे पास 11, फिर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मेरे पास एक सेकेंड, हमने इस नंबर को रिपीट में लिखा है, इसको स्किप कर दो, ठीक है, क्योंकि 7 का मल्टीप्लाई तो हो चुका है। फिर हमारे पास नंबर आएगा 7, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा मेरे पास 143 और फिर आएगा 11। टोटल 4 नंबर तो हमारे यही हो गए, 4 नंबर तो डायरेक्टली लिख रही है। अब ऐसा भी हो सकता है मैं तीनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दूं 1001 और यहाँ पे दूसरा नंबर 11 और 13 लिख लूं, तो भी एलसीएम आपका इतना ही आएगा, एचसीएफ 1 आएगा। ठीक है, तो इन कंडीशन को आप ऐसे फुलफिल करते जाएंगे तो आपके पास मोर देन 8 वैल्यू आएंगी। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। एक बात और भी ध्यान रखने वाली यहाँ पे कि आप इसमें से किसी भी एक नंबर को यहाँ पे बढ़ा के भी लिख सकते हैं। जैसे 11 नंबर है, कि हमने नंबर इमेजिन करना है ना कोई भी, तो 11 को अगर मैं यहाँ पे 22 लिख दूं इसी नंबर के अंदर, 7, 22 और 13, 7, 22 और 13, तो भी आपका एलसीएम यही आएगा, एचसीएफ ये आएगा। मतलब किसी नंबर को डबल ट्रिपल करने पे भी आएगा, तो नंबर आपके 8 से नेचुरली ज्यादा बनेंगे। तो डी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 की। लेट पी क्यू आर बी 3 डिजिट नंबर, पीपीटी बी द 3 डिजिट नंबर एंड पीएस बी द 2 डिजिट नंबर। पी क्यू आर एस टी आर द डिस्टिंक्ट नॉन जीरो नंबर। डिस्टिंक्ट का मतलब है सारे डिफरेंट होंगे, नॉन जीरो का मतलब है जीरो कोई भी नहीं। तो आपके पास इस कंडीशन को फुलफिल किया जा रहा है और क्यू आपके पास 3 होगा, टी जो है वो यहाँ पे 6 नंबर से छोटा होगा। तो बताओ यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू आर एस की क्या होंगी। ये क्वेश्चन आपका, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था एज कम्पेयर टू नदर बाकी सभी क्वेश्चन से, क्योंकि इसके अंदर आपको वैल्यू इमेजिन करनी है। बट ये नहीं कि आप कर ही नहीं पाओगे, वैल्यू इमेजिन करनी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन आपको पीवीसी क्वेश्चन सी सेट में मिलेंगे, सीआईएसएफ के अंदर मिलेंगे, सीएपीएफ के अंदर भी मिल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर आप किया करो, जरूर किया करो, सभी पेपरों के किया करो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं पी क्यू आर, इसमें से हमने माइनस करना है पीएस को, तो नंबर मेरे पास आना चाहिए पीपीटी। एक कंडीशन दे रखी है मेरे पास, क्यू की वैल्यू 3 है, तो मतलब यहाँ पे 3 तो होगा ही होगा, 1, 2 और 3 और 4, और ये नंबर ऑटोमेटिकली निकल के आएंगे। सारे के सारे नंबर में से आपको ध्यान रखना है, आपने जीरो नंबर किसी को भी नहीं रखना। ठीक है, जीरो आप किसी को नहीं रखेंगे, बाकी नंबर आप इमेजिन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला नंबर मैं लिख रहा हूँ 34134। ठीक है, और यहाँ पे आएगा मेरे पास, देखो पी की वैल्यू 1 किया तो यहाँ पे 1 ही आएगा, आर की वैल्यू ये है, और 1, 1 की वैल्यू आपकी पी की यहीं पे आएगी। अगर मैं एस की वैल्यू यहाँ पे 9 रखूंगा तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो मेरे पास आएगा यहाँ पे 5, और इस वजह से ये तीनों के तीनों नंबर इसमें सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये होगी कि हमने यहाँ पे आर को ये माना और एस को हमने ये माना। ऐसे ही एक नंबर और है मेरे पास, 132 में से अगर 18 कम करें, 132 में से अगर यहाँ पे 17 नंबर कम करें, ठीक है, तो ये नंबर आपके पास आएंगे 114 और ये आएगा 115। तो टोटल हमारे पास जो आर एस की वैल्यू आएंगी वो 3 आएंगी। तो थर्ड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, 3। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 के ऊपर। 18 नंबर क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले 5 नंबर डिजिट है पी क्यू आर एस टी, सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, अलग नंबर होंगे। टी नॉट इक्वल टू 0 होगा, पी जो है वो 3 गुना है यहाँ पे टी का। टी हमारा 0 नहीं हो सकता, अगर ये 1 होगा तो ये 3 होगा, अगर ये 2 होगा तो ये 6 होगा, अगर ये हमारे पास 3 होगा तो ये 9 होगा। 4 हम रख नहीं सकते, 4 रखने पे 12 होगा पी, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये पी और टी की 3 ही वैल्यू आएंगी। ठीक है,
एस जो है ग्रेटर देन क्यू बाई 4 है, वाइल क्यू इज ग्रेटर देन आर बाई 3 है। अगर आर को हम यहाँ पे 0 रख लेंगे तो यहाँ पे क्यू हमारा 3 होगा, तभी 3 ग्रेटर होगा। हम यहाँ पे टी को 0 नहीं रख सकते, बाकी किसी नंबर को भी हम 0 रख सकते हैं। ये कंडीशन यहाँ पे दी नहीं रखी कि हमारे पास यहाँ पे 0 ही होगा या और कोई नंबर होगा, ठीक है। तो 0 से हम स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर ये हम 3 की बात करेंगे, 3 और 3 हमारे सेम हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, तो ये 0 नहीं हो सकता, ये 3 नहीं हो सकता। एक यहाँ पे, एक हम यहाँ पे रख नहीं सकते, तो हमारे पास ये की कंडीशन है कि हम इसको 2 रखेंगे, 3 नंबर ग्रेटर रखेंगे, ये 5 होगा। 5 है तो ये एस मेरे पास यहाँ पे 9 होगा, क्योंकि इससे ये वाला नंबर जो है वो 4 नंबर ज्यादा होगा। तो एक हमारे पास यहाँ पे ये नंबर हमारा पॉसिबल बन जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पे आर की जगह के ऊपर यहाँ पे 3 नहीं रख सकते, क्योंकि ये 3 है। फिर हम 4 रखेंगे तो ये वाला नंबर मेरे पास यहाँ पे 7 हो जाएगा। ये नंबर 11 वो पॉसिबल नहीं है। आप इस कंडीशन को ध्यान से देख सकते हैं कि 3 और 4 कौन कौन सा बड़ा है। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही नंबर आएगा यहाँ पर, ये वाला। दूसरा नंबर हो सकता है कि हम यहाँ पे 6 और 2 के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो यहाँ पे आर को अगर मैं 0 रखूंगा तो ये 3 गुना ज्यादा हो जाएगा, 3। इससे यहाँ पे 4 नंबर ज्यादा है, तो ये 7 हो सकता है। तो ये नंबर आपका सही है। फिर हम इसको 6 रख सकते हैं, ये 2 होगा, तो हम इसको यहाँ पे 1 रखेंगे, 3 नंबर ज्यादा होगा, तो ये 4 हो जाएगा। आगे इससे यहाँ पे 4 नंबर ज्यादा होगा तो 8 हो सकता है, ये भी ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे 6 और 2 तो है ही, हम इसको यहाँ पे 2 नहीं रख सकते, 2 ऑलरेडी है। फिर हम यहाँ पे 3 रख सकते हैं, तो इससे 3 नंबर ज्यादा होगा, 6। ये 6 और 6 बराबर हो जाएंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। 4 हम वैसे ही नहीं रख सकते, क्योंकि 4 से यहाँ पर 11 आ जाता है, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो 2 नंबर आपके यहाँ से पॉसिबल होने वाले, ठीक है। थर्ड यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट नंबर से आ जाएगा 3, 9 है। तो अगर इसको 0 रखोगे तो ये 3 नंबर ज्यादा होगा, 3 और 3 बराबर हो जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप इसको यहाँ पे 1 रखोगे तो ये नंबर आपके पास 4 हो जाएगा, 4 से 4 नंबर ग्रेटर हो जाएगा 8, ये हमारा नंबर सही है। अगर आप 2 रखोगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर गड़बड़ होगी। 3 आप रखोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, इसका मतलब सिर्फ एक ही नंबर आएगा, ये वाला। तो टोटल कितने केस बनेंगे? 4। तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 के ऊपर। X can complete 1/3 of a certain work in 6 days. Y can complete 1/3 of the same work in 8 days. Z can complete 3/4 of the same work in 12 days. All of them work together for n days, and X and Z quit. Y alone finish the remaining work in a 2/3 days. What is the n equal to? तो ये आपका टाइम एंड वर्क का इजी क्वेश्चन था। 1/3 अगर बात करेगा, यहाँ पे 6 दिन के अंदर काम खत्म करेंगे, तो पूरा का पूरा काम कितने में होगा? यहाँ पे 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 दिन में काम खत्म होगा एक्स का। जिनको नहीं पता है, अगर 1/3 काम यहाँ पे 6 में होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। टाइम एंड वर्क के बेसिक के अंदर आपको फिरदौसी बैच में ये कंसेप्ट इजिली समझ आएगा। वाई जो है 1/3 काम करेगा 8 दिन के अंदर, 3 को आप यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 24 दिन। पूरा काम यहाँ पे 24 दिन में खत्म होगा। जेड हमारे पास यहाँ पे 3/4 है 12 डेज के अंदर। अगर 3/4 आपका यहाँ पे 12 डेज है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 48/3 आएगा, तो आप 48/3 को आप सिंप्लीफाई कर लोगे, यहाँ पे 12 × 4 डिवाइड बाय 3 ऐसे आएगा, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई से ये नंबर ऊपर, ये नंबर डिवाइड में जाएगा। 48/3 करोगे तो यहाँ पर ये कटा कटा के आपके पास 16 आएगा, सॉरी, दैट इज इक्वल टू 16 डेज। अब सबसे पहला टास्क होता है इनका एलसीएम लेना। एलसीएम आएगा तीनों का कंबाइन, दैट इज इक्वल टू 144, ठीक है। 144 आपके पास आएगा। टोटल वर्क इतने जीबी का डाटा इन्होंने खत्म करना है एक तरीके से। तो अगर इतने जीबी का डाटा जो है खत्म करना है, तो 18 को पहले आप इससे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 8। अगर 24 को इससे डिवाइड करेंगे 6 एफिशिएंसी, 16 को डिवाइड करेंगे 9 एफिशिएंसी, ठीक है। अब ध्यान रखना है यहाँ पे जो काम आपके पास है वो किस किस तरीके से यहाँ पे फुलफिल होने वाला है। ऑल ऑफ वर्क टुगेदर लिखा है, और यहाँ पे वाई ने 1/3 ऑफ द सेम वर्क है, जेड ने भी यहाँ पे 3/4 ऑफ द सेम वर्क खत्म करना है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे वाई की बात करें, वाई ने अकेले ने 8/2/3 डेज काम किया, तो वाई की एफिशिएंसी 6 है, और 8/2/3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 2 26, 26/3 दिन। तो एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम होगा, तभी आपके पास वर्क आएगा 52। तो 52 यूनिट काम जो है सिर्फ वाई करके चला जाएगा, तो 2, और ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 9, तो 92 काम बच जाएगा। 92 काम जो होगा वो हमारे पास कौन करके जाएगा? ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर एन डेज, ठीक है। एन डेज का मतलब है सभी ने एक्स वाई जेड ने काम किया है। एक्स वाई जेड का मतलब है एक्स की एफिशिएंसी 8 है, वाई की एफिशिएंसी की बात करेंगे 6 है, जेड की एफिशिएंसी की बात करेंगे 9 है। तो ये हमारे पास टोटल हो जाएगा, टोटल 8 और 9 मेरे पास यहाँ पे 17, 17 और 6 23। तो 23 की एफिशिएंसी से 92 काम करेंगे, तो 4 दिन लगने वाले। तो इन्होंने
एन ने 4 दिन काम किया होगा, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ऐसा क्यों डिवाइड हुआ, उसके लिए आपको बेसिक ऑफ ए टाइम एंड वर्क आना जरूरी है, वो आप फिरदौसी बैच फ्री ऑफ कॉस्ट में सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 के ऊपर। 20 से हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के भी। इन ए फुटबॉल मैच पी प्लेइंग अगेंस्ट क्यू बिहाइंड बाय 3 गोल्स विद द 10 मिनट रिमेनिंग, डस पी विन द दिस मैच, पी जीतेगा या हारेगा ये पूछा गया, ठीक है, पी जीतेगा ये पूछा गया। P scored 4 goal in the last 10 minutes. Team Q scored total of 4 goal in the last match. तो लास्ट मैच, तो इनमें से कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट से यूज करके हम बता सकते हैं पी यहाँ पे जीतेगा या हारेगा। ठीक, सबसे पहले पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, जो पी की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर इतनी है कि लास्ट के 10 मिनट के अंदर वो यहाँ पे 3 गोल करेगा, 4 गोल कर देगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि पी है और क्या है हमारे पास, जो पी है वो यहाँ पे पीछे है, मतलब क्या ने ज्यादा स्कोर कर रखे हैं। अगर वो 3 गोल पीछे है 10 मिनट के अंदर, तो लास्ट के अगर यहाँ पे 10 मिनट के अंदर अगर वो 4 गोल कर देगा तो डेफिनेटली कौन जीतेगा, पी। बट अगर हम बात करें क्याऊ की, तो लास्ट के 10 मिनट में क्याऊ ने क्या किया, इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, मिसिंग। इसकी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, तो अकेली स्टेटमेंट से आंसर नहीं दे सकते। यहाँ पे क्याऊ की बात करें, क्याऊ ने टोटल यहाँ पे 4 ही गोल किए हैं, तो क्याऊ ने 4 किए हैं, 5 किए हैं, तो पी ने क्या किया यहाँ पे, इसकी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, तो इसका आंसर भी हम नहीं कर सकते। तो दोनों को इंडिविजुअली लेकर तो हम आंसर नहीं कर सकते, बट हम यहाँ से एक स्टेटमेंट का दोनों को यूज करके इकट्ठे एक साथ यूज करके फिर हम आंसर कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा फिर से। मान लो पी ने यहाँ पे गोल किया, क्याऊ ने किया, पी ने अगर 0 किया तो इसने 3 किया, तभी तो ये 3 गोल पीछे। पी ने अगर 1 गोल किया होगा तो इसने 4 किए होंगे, तभी इससे पीछे। और यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट में दे रखे है इसने 4 ही गोल किए हैं टोटल, तो हम इन दो स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। लास्ट के 10 मिनट में क्या हुआ, अगर पहली स्टेटमेंट यूज करेंगे, लास्ट के 10 मिनट में पी ने यहाँ पे 4 गोल कर दिए। अगर यहाँ पे लास्ट के 10 मिनट में पी ने यहाँ पे टोटल 4 गोल कर दिए, तो टोटल क्या उन्हें यहाँ पे 4 ही गोल किए हुए हैं, तो इसने 1 गोल और किया होगा, तो ये मैच क्या हो जाएगा, ड्रॉ, क्योंकि इसकी भी 4 होगी, उसकी भी 4 होगी। अगर यहाँ पे बात करें तो पी ने यहाँ पे लास्ट के 10 मिनट के अंदर 4 गोल कर दिए, तो इसके टोटल हो जाएंगे 5 और इसके पास है 4, तो पी यहाँ पे जीत जाएगा। तो या तो मैच ड्रॉ होगा या पी विन करेगा, बट इनमें से करेक्ट क्या होगा ये पता नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कैन नॉट बी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर चलते हैं। In a T20 cricket match, there are XYZ players with a total of 37 scores. The ratio of the run scored by the X to the run scored by the Y is equal to the ratio of the number of the run scored by the Y to the run of the Z. मतलब हमारे पास यहाँ पे x रेशो y जो है वो हमारे पास यहाँ पे y रेशो z अवेलेबल है, और आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड की बात करें तो इनका सम आपके पास 37। अगर हम इस पेपर की बात करें 2025 के अंदर, ये काफी बच्चों ने ध्यान नहीं दिया होगा, इसके अंदर टोटली आपके प्राइम नंबर के क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे, और एक 37 का यूज बार बार पूछा गया। ठीक है, 37 एंड 111 या फिर 11 या फिर 7 या फिर 13 या फिर 19 प्राइम नंबर जिनको हम बात कर रहे हैं। तो ये जब भी आप सी सेट फ्यूचर के लिए तैयारी करोगे तो इनको आपने प्रॉपरली ध्यान रखना है। ठीक है, इन चक्रों के ऊपर ध्यान रखना है जब भी फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहे हो, तो इनके ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो आप ट्राई करें। ठीक, अगर हम बात करें इसके ऊपर 37 है, तो 37 का ब्रेक होगा हमारे पास यहाँ पे 9, 12, 16, तीनों को ऐड करके हमारे पास ये बनेगा। हमने यही नंबर क्यों इमेजिन किया, आप और भी नंबर ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इनको यहाँ पे लिखूंगा यहाँ पे 9/12 और यहाँ पे लिखूंगा 12/16, तो ये रेशो आपके पास 3/4 और ये भी रेशो आपके पास 3/4 जो है यहाँ पे वेरीफाई होगी। ठीक है, रेशो 3/4 वेरीफाई होगी। तो यहाँ पर पी क्या, सॉरी एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 9, 12, 16 होगी। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो जेड है सबसे ग्रेटेस्ट होगा, तो इन्होंने वैल्यू दे रखी है, जो तो वैल्यू थर्ड है वो जेड की है, फर्स्ट है वो एक्स की है। ठीक है, तो वैल्यू थर्ड सबसे बड़ी होगी, वैल्यू टू से छोटी, फिर वैल्यू फर्स्ट सबसे छोटी, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो सकता था यू। बट अगर हम यहाँ पे इसको चेंज कर दे, 12 इसको मान ले, 16 इसको मान ले, 12 इसको और 9 इसको मानेंगे, तो ये रेशो आपकी कुछ ऐसी मिलेगी, 16/12 इक्वल टू 12/9। अब रेशो आपकी यहाँ पे 4/3 और 4/3 हुई है, वो भी ठीक है। 4/3 रेशो हो रही है, वो भी आपके पास ठीक है। अगर ये भी आपके पास ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा आपका, जो एक्स है वैल्यू 1 है वो सबसे ग्रेटेस्ट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सेकंड ऑप्शन ट्रू है। तो दोनों में से एक तो आंसर होगा, तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 के ऊपर। 22 नंबर क्वेश्चन भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिमिलर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। पी प्लस क्यू का स्केयर माइनस 4 पी क्यू वेयर पी क्यू आर द नेचुरल नंबर, तो पॉजिटिव होंगे क्या, ये आपसे पूछा गया, क्या ये हमारे पास पॉजिटिव होगा या नहीं होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है,
सबसे पहले अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, काफी बच्चों को इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता होगा, जिनको नहीं पता कोई चक्कर वाली बात नहीं, आप इसका अप्रोच लगाएं कि यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी माइनस 4 ऑफ पी क्यू। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इधर आके ऐड करेगा तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस ऑफ 2p क्यू दैट इज इक्वल टू p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। जिनको नहीं पता, ये हमारा डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी है, ठीक है। जिनको नहीं याद है तो याद भी रख सकते हैं फॉर द फ्यूचर। सो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन के आया कि p माइनस क्यू का होल स्क्वायर जो होगा वो हमारे पास स्टेटमेंट आएगी इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। अब ये पूछा गया इसके अकॉर्डिंग वेयर पी क्यू आर द नेचुरल नंबर, तो क्या ये पॉजिटिव होंगे, ठीक है। वेयर पी क्यू आर द नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि अगर पॉजिटिव की बात है, पहली बात तो स्क्वायर में दे रखा है, अगर स्क्वायर में दे रखा है तो सारी चीजें क्या होंगी, पॉजिटिव ही होंगी। क्योंकि अगर आप इसमें इसको मान लो पी क्यू की जो भी आपके पास नंबर होगा सिवाय पी इक्वल टू क्यू, क्योंकि वहां पे जीरो आएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे पी को 1 मान लो, इसको आप अगर आप 2 मानोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा। अगर आप यहाँ पे p को 2 मान लेते हो, इसको 1 मान लेते हो, तो सिंप्लीफाई करेंगे ये भी 1 आएगा। तो कैसे मर्जी कर लो, ये दोनों आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव के ही अंदर आने वाले हैं। तो इसका मतलब चाहे आप इसके थ्रू चले जाओ तो भी आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, चाहे आप इसके थ्रू चले जाओ तो भी आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर कैन बी यूजिंग बाय बोथ ऑफ द स्टेटमेंट टुगेदर, नो आंसर कैन बी यूजिंग बाय एदर स्टेटमेंट अलोन फर्स्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, क्लियर। चाहे आप उससे कर लो चाहे किससे कर लो, आंसर आपका बी आएगा। और क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 के ऊपर। 23rd नंबर क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन था इस पेपर के अंदर, बट आसान था एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चन, क्योंकि पी और प्लस क्यू का जो सम है वो अगर 10 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू का आपके पास क्वेश्चन है। आपको बहुत बार ये कंसेप्ट करवाया गया है कि अगर हमारे पास 2 पर्सन होंगे पी एंड क्यू, अगर उनका सम हमारे पास 10 है और हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, किसकी मैक्सिमम चाहिए, उनका प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट का मैक्सिमम तभी होगा जब ये दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब p इक्वल टू क्या होगा तभी हो सकता है। दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन 5 एंड 5 आर देयर। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 25 आएगी। तो उसने ये लिखा हुआ है कंडीशन की p क्यू क्या पॉजिटिव इंटीजर होंगे, बिल्कुल 5 हमने पॉजिटिव लिए। दूसरा कंडीशन दे रखा है कि p हमारे पास यहाँ पर या तो इक्वल हो या फिर ग्रेटर देन हो -6 से। -6 से अगर ग्रेटर रखना है तो भी हम 5 रखेंगे, इसको भी हम 5 रखेंगे। तो दोनों कंडीशन के अंदर वैल्यू बराबर होगी, तो सी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन भी आपका सिमिलर टाइप है जो भी हमने डिस्कस किया, बट इसकी स्टेटमेंट कुछ अलग है। हमारे पास 11 नंबर का सेट है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ द सेट व्हेन दे आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का आपको मतलब पता होना चाहिए सबसे पहली बात तो, और ऊपर से मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो हम यह बोलते हैं कि हमारे पास जो नंबर है वो -5 के इक्वल हो या फिर ग्रेटर हो। तो -5 होगा, फिर -4 होगा, -3 होगा, अप टू सॉन यहाँ पे +5 होगा। जिनको नहीं पता कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है यहाँ पे डिफरेंस सेम रखेंगे, 1 का डिफरेंस आना चाहिए। और इसकी जो एवरेज होती है वो मिडल टर्म होती है, मिडल में आएगा इसका 0, तो इसकी एवरेज क्या होगी, 0 होती है। मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ सेट व्हेन दे आर कॉन्जिक्यूटिव, नॉन नेगेटिव नंबर। तो नॉन नेगेटिव के लिए हमारे पास 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, अप टू सॉन 10 आएगा। और उसने क्या पूछा है यहाँ पे, मिनिमम वैल्यू ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट। तो इनका अगर प्रोडक्ट करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बी 0। तो ये भी 0 और ये भी 0 दोनों बराबर है, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 के ऊपर। The average of 3 number p, q, r is k. P is as much as more than the average as q is less than the average. What is the value of r? काफी इजी क्वेश्चन बट कंफ्यूजन टाइप, ठीक है। p q r की जो हमारे पास यहाँ पे एवरेज है, तो p प्लस q प्लस r डिवाइड बाई 3 करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे k की वैल्यू आएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि p प्लस q प्लस r का जो सम है वो मेरे पास यहाँ पे 3 टाइम ऑफ k आएगा, ठीक है। आगे का आपके पास स्टेटमेंट दे रखी है, p is as much as more than the average as q is less than that of the average. So what is the value of r? So we are going to consider कि p के बारे में पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं। p हमारे पास यहाँ पे, मान लो यहाँ पे हमारे पास जो एवरेज है वो हमारे पास यहाँ पे k ही था। तो मान लेते हैं कि k जो था और उसका p के साथ क्या रिलेशन होगा, जो p है वो उससे यहाँ पे ज्यादा है। किससे ज्यादा है, इस एवरेज से। सपोज x नंबर ज्यादा है, इस एवरेज से x नंबर ज्यादा है, तो क्यू क्या होगा, क्यू हमारे पास उस एवरेज से x नंबर कम होगा। और इन्हीं दोनों को उठा के हम यहाँ पे इस वैल्यू के अंदर फिल कर लेंगे। तो p की वैल्यू आएगी k प्लस एक्स, क्यू की वैल्यू आएगी k माइनस एक्स, और r को हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये आएगा थ्राइस ऑफ k। तो x से x कट जाएगा, यहाँ पे 2 बार k है, इसमें से 1 बार 3 बार में से 2 बार k बाहर करेंगे तो r की वैल्यू k आएगी। यही आपसे पूछा गया है।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 26 भी काफी इजी था अगर आपको वैल्यू फिल करना आता है। जैसे उन्होंने नंबर बोले एक्स हमारे पास 0 और 1 के बीच में है, तो कौन सा यहाँ पे सही होगा। अगर हम यहाँ पे 0 और 1 के बीच में इसको समझ रहे हैं तो हमारे पास एक्स की वैल्यू को आप रख सकते हैं 0.5। ठीक है, जब आप यहाँ पे 0.5 रखेंगे तो इसका 0.5 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, तो ये आएगा 0.25। और यहाँ पे 0.5 का जब मैं यहाँ पे क्यूब करूंगा तो ये आएगा 0.125। तो इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है, डेफिनेटली ये नंबर ग्रेटर ही होगा इससे, तो ये आपका पहला स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें यहाँ पे दूसरी वैल्यू को भी ध्यान में रखना है। अगर एक्स को हम यहाँ पे 0.25 मान लेते हैं, ठीक है, इसको अंदर यहाँ पे एक्स की वैल्यू को हम 0.25 मानेंगे, और अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा इसका यहाँ पे एक्स का, तो दैट इज इक्वल टू 0.25 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 0.5। सो वी नो 0.5 इज ग्रेटर देन दिस, तो यहाँ पर ये ऐसे होना चाहिए था सिंबल, यहाँ पर उल्टा है तो ये गलत है। तो इसका मतलब पहला ही ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए से ट्रू। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 के ऊपर। 27 नंबर क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन था इस पेपर के अंदर। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू नेचुरल नंबर इज 10। What can be said about the natural number which are divisible by 5 lie these between two numbers? सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जितने हमारे पास यहाँ पे नंबर हैं, कोई भी आप उसमें से सोच सकते हैं, और यहाँ पे 10 का डिफरेंस होना चाहिए। 7 और 17 ले लो, या फिर आप यहाँ पे 17 और 27 रख लो, या फिर 11 और 21, कोई भी नंबर रखो जिनका डिफरेंस 10 है। तो इसके बीच में हमारे पास यहाँ पे 10 भी आएगा और 15 भी आएगा, जो कि हमारे पास 5 से डिवाइड होता हुआ नजर आएगा। क्लियर। और हम एक नंबर और भी सोच सकते हैं यहाँ पे, जैसे ए बी से डिवाइड है, फिर 5 और हमारे पास 15 है, तो इसके बीच में 10 आएगा जो कि 5 से डिवाइड होता हुआ दिखेगा। ऐसे 17 और 27 के बीच में भी आपको नंबर मिलेंगे, जैसे 20 हो गया, 25 है जो कि 5 से डिवाइड होते मिलेंगे। तो ऐसे कितने नंबर में आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो देयर कैन बी मोर देन वन सच नंबर, तो एक नहीं इससे ज्यादा नंबर होंगे, तो सी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 के ऊपर। A set X of 20 pipe can fill 70% of the tank in 14 minutes. Another Y in 10 pipe in fill 3/8 of in 6 minutes. थर्ड जो Z है वो 16 पाइप है, उसके एम्प्टी करता है, खाली करता है यहाँ पे 20 मिनट के अंदर। If half of the pipe of set X are closed and only half of the pipe Y are open, all the pipe of Z are open, then how long will it take to fill 50% of that water? काफी इजी था जिनको आता है पाइप एंड सिस्टम, जिनको नहीं आता उनके लिए ये थोड़ा कंफ्यूजन में डाल देगा उनको। सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जैसे 70% है, 70% को हम लिख सकते हैं 70/100, और ये हमारे पास 14 मिनट के अंदर टैंक को फिल करेगा। ये इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट करेंगे तो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक की वैल्यू आएगी 20 मिनट। मतलब ये हुआ कि 70% के बजाय अगर पूरा का पूरा 100% ही फिल करना होता तो क्या करना पड़ता। तो हमें यहाँ पे 70 के बजाय अगर पूरा का पूरा एक्स जो है, अगर इसके पूरे के पूरे 20 ओपन कर लिए जाएंगे 100% डाटा फिल करने के लिए, इसको टोटल 20 मिनट लगेंगे। कैसे आया था अभी हमने डिस्कस किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। सेम हमारे पास वाई है, अगर इसके मुझे यहाँ पे 10 टैप को ओपन करना होगा तो इसके लिए भी सिमिलर डाटा है। इसने 3/8 लिखा है यहाँ पे 6 मिनट के अंदर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 16 मिनट। क्लियर। और ये भी डाटा फिल होगा। फिर आएगा जेड मेरे पास यहाँ पे, और जेड हमारे पास कितने 16 पाइप लेकर आएगा, वो एम्प्टी करेगा 20 मिनट के अंदर। हाफ ऑफ द टैंक है 1/2 है, तो 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 40 मिनट के अंदर। यहाँ पे हाफ करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्लियर है। अब आप सभी बच्चों को इसमें कंसेप्ट सीखना होगा। अगर मैं यहाँ पे एक्स वाले को बोलूँ कि चलो तुम अपना काम स्टार्ट करो, बट तुम्हें यहाँ पे एक्स वाले को और वाई वाले को हाफ हाफ ओपन करना है अपना टैप। अगर इसके पास 20 है, 20 को करने के लिए 20 मिनट लगेंगे, तो भैया 10 टैप जो होंगे उसको खत्म करने के लिए कितना लगेगा। तो आपको पता है 20 के लिए 20 मिनट है, तो 10 के लिए 10 मिनट नहीं लगते, क्योंकि हमने पाइप यहाँ पे कम खोले हैं, तो टाइम आपका उतना ज्यादा। अगर पाइप हमने हाफ यहाँ पे किए हैं तो टाइम आपका हाफ बढ़ जाएगा, मतलब जितना 20 है तो इसका डबल हो जाएगा, अभी उसको 40 मिनट लगेंगे। बात समझ आई। ऐसे वाई अगर 10 पे टैप की बात करेंगे तो वाई हमारे पास है, हाफ हमने एक्स के खोले हैं, हाफ ही वाई के हैं। वाई के 10 टैप हैं, तो वाई के हमारे पास यहाँ पे 5 टैप ओपन होंगे, तो इसको यहाँ पे 16 दूना 32, इसको 32 मिनट लगेंगे। ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ऑल द पाइप ऑफ द जेड, जेड हमारा पूरा ही है, जेड के 16 टैप ही हैं, और वो हमारे पास यहाँ पे 40 का 40 मिनट लेगा, और यहाँ पे ये टैंक को बाहर करेगा। क्लियर। अब क्वेश्चन आपके पास ये रहता है कि एक्स वाई जेड को तीनों को ही ओपन कर दिया गया, 50%, बताओ कितने टाइम में फिल होगा। या तो हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, एलसीएम कितना आएगा इसका, हम उसके थ्रू आगे इसका टोटल वर्क निकाल लें, या फिर हमें ये खुद ही दिख रहा है कि इसके 40 मिनट जो डाटा फिल होगा, इसके 40 मिनट में जो डाटा माइनस होगा, वो दोनों बराबर ही होंगे या नहीं होंगे।
अगर कोई आपके पास टैंक है, उसको 40 मिनट लगते हैं भरने के लिए, 40 मिनट लग रहे हैं खाली होने के लिए, तो एफिशिएंसी सेम होगी ना, चाहे वो 10 टैप हो चाहे 16, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये वाला ही काम करेगा। मतलब वाई अगर पूरा का पूरा टैंक खाली भरेगा तो 32 मिनट लेता है, 32 मिनट में पूरा होगा, तो 50% करने के लिए 32 का हाफ कर देंगे, तो क्या 16 मिनट में फिल करेगा? ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर। क्लियर? जिनको नहीं पता आप इसको एलसीएम लेके भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 के ऊपर। If n is a natural number, then what is the number of distinct remainder of 1 की power n plus 2 की power n when divided by the 4? So we are getting n is equal to 1. If n is equal to 1 तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये आएगा 1 plus 2 that is equal to 3. 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 3 आएगा। If n is equal to 2 तो यहाँ पे फिल करेंगे तो n की पावर 1 2 आएगा, 1 की पावर 2 आएगा दैट इज 1, 2 की पावर 2 4, तो 5 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा ये आपका एक रिमाइंडर आएगा। इफ एन इज इक्वल टू 3 तो 1 तो यही रहेगा, 1 की पावर 3 1 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे 8 हो जाएगा, ठीक है, और 9/4 करेंगे तो भी आपका रिमाइंडर 1 आएगा। अब आप एन की वैल्यू कुछ भी रख लें तो आपका यहाँ पे 1 रिमाइंडर ही आता जाएगा, सिर्फ आपको एक ही जगह पे 3 रिमाइंडर मिला। तो ओवरऑल की बात करेंगे तो एक रिमाइंडर एक आ रहा है, एक 3 आ रहा है, टोटल कितने रिमाइंडर आ रहे हैं यहाँ पे 2। तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 30 भी एक अच्छा क्वेश्चन था इस पेपर में। P इज इक्वल टू ट्रिपल क्या भी है 3 डिजिट नंबर, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ P एंड 481। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई नंबर आपके पास 3 बार लिखा होगा तो ये नंबर आपके पास यहाँ पे 37 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय एक और नंबर होगा। जैसे कि 333 है तो आप इसको यहाँ पे 111 लिख सकते हैं, 111 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 37 मल्टीप्लाई बाय 1 है तो हम 1 लिखेंगे। अगर मेरे पास ये 222 होता तो हम लिखते 3 मल्टीप्लाई बाय 37 मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर? इतना सा आपको यहाँ पे पता होना जरूरी है। मतलब ये जो नंबर आपके पास था यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं 37 मल्टीप्लाई बाय 3 और एक नंबर और आएगा, और इसका एचसीएफ और ये 481 का 481 जो होगा वो 37 इंटू 13 होता है। 13 के टेबल पे आप कट करके चेक कर लो, तो यहाँ पे 37 और यहाँ पे भी 37, तो सिर्फ एक ही नंबर आपके पास यहाँ पे कॉमन आने वाला है। तो ये इस क्वेश्चन का एचसीएफ जो होगा वो ये आएगा। ठीक है, एचसीएफ तो पता है ना, सबका कॉमन होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 के ऊपर। What is the 489th digit in the mid number of 1 to 4 up to so on? क्या एक्चुअली में नंबर लिखा है 1 2 3, फिर यहाँ पे 10 11 12। एक्चुअली में ये क्वेश्चन आपका इससे पहले जो पेपर में पूछा गया था वो क्वेश्चन में पूछा गया था नंबरिंग ए बुक। अगर नहीं पता है तो चेक कर लेना, नंबरिंग ए बुक के ऊपर 3-4 क्वेश्चन है अच्छे अच्छे। ठीक है, सी सेट में घुमा के पूछे जाते हैं आजकल, आज इसके अंदर सीधे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसके अंदर क्या करना होगा, आपको ये सीखना होगा कि अगर 1 से लेकर हमने यहाँ पे 9 तक के चेक करें, 1 से लेकर 9 तक के, तो कितने डिजिट होंगे टोटल हमारे पास यहाँ पे 9 डिजिट आएंगे। ठीक, और अगर मैं यहाँ पे 10 से लेकर यहाँ पे 999 तक की बात करूंगा, डबल से लेकर 999 तक के अंदर टोटल मेरे पास यहाँ पे 90, अगर मैं पेज टाइप करने की बात करूँ 90 पेज टाइप होंगे, तो हर एक बार मेरे 2 डिजिट प्रेस होंगे, जैसे 99 फिर 98 97, दो बार प्रेस होगा डिजिट, तो हमारे पास टोटल 180 डिजिट प्रेस होते हैं। तो 1 से लेकर 99 तक का टोटल क्या होता है 189 होता है। ये चीज हर एक के बच्चे याद भी करते हैं पेपर से पहले। ठीक है, जिनको नहीं याद है वो याद कर लेना, 1 से लेकर 99 तक टोटल 189। तो है कितने मेरे पास 489, जिसमें से 189 तो बाहर करने पड़ेंगे, तो बचे कितने मेरे पास 300। और 300 जो आगे वाले होंगे वो मेरे पास यहाँ पे डबल डिजिट नहीं होंगे, वो ट्रिपल डिजिट होंगे। ट्रिपल डिजिट वाले कितने नंबर होंगे कि मेरे पास यहाँ पे 300 डिजिट टाइप हो जाए, तो आप इसको कट करोगे, ट्रिपल डिजिट वाले मेरे पास सिर्फ 100 ही नंबर आ पाएंगे। 100 नंबर आने का मतलब है इससे आगे वाला नंबर आएगा पहले 100, फिर आएगा 101, फिर आएगा 102, अप टू 100 आएगा ये 199। 199 तक हमारे पास टोटल 100 यहाँ पे डिजिट बन जाएंगे, टोटल 3 डिजिट। तो इसने लास्ट वाला डिजिट क्या प्रेस किया 9, यही उसने पूछा हुआ है कि 489 वाला कौन सा होगा, तो 9th होगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 के ऊपर। 32 number question, there exists a natural number which when increased by 50% can have its number of factors unchanged, एंड अगर उसको 150% इंक्रीज करेंगे तो भी उसके अनचेंज रहेंगे यहाँ पे फैक्टर। तो ऐसे नंबर क्या एग्जिस्ट करते हैं, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, सबसे पहले आप नंबर कोई भी सोच सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर 50% उसको इंक्रीज करने, लाइक मैंने एक नंबर सोचा है 2, तो इसका फैक्टर क्या होगा 1, और 1 होगा मेरे पास 2। अगर मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ पे बाय 50%, so the number is 2 which we can get 2 multiply by 50 by 100 which is equal to 1। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे एक नंबर, तो ये नंबर 3 हो जाएगा। 3 के फैक्टर भी क्या होंगे, 1 और 3 है,
तो यहाँ पर फैक्टर जो है 1 और 3 के भी 2 फैक्टर हो गए, इसके भी 2 और 1 2 ही फैक्टर हैं। तो ये 2 के 2 फैक्टर हैं, ये अनचेंज हुआ तो पहला आपका ट्रू है। कई बार बच्चों को लगेगा सर हमारे पास कोई और नंबर भी तो हो सकता है, 4 है, 6 है, 8, बिल्कुल आपके जितने भी नंबर हैं यहाँ पे उनके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट वो सही होंगे या गलत होंगे उसको आपको चेक करना होगा। यहाँ पर चेक करने के लिए बोला गया देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर, क्या कोई ऐसा कर रहा है एग्जिस्ट, बिल्कुल 2 नंबर ऐसा कर रहे हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से सेकंड स्टेटमेंट जो है 150% वाला, इसको भी हम 2 एग्जांपल से सॉल्व कर लेंगे। ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, इसके हमारे पास 2 फैक्टर हैं। और यहाँ पे अगर इसको 150% इंक्रीज करेंगे दैट इज इक्वल टू 150/100 विच इज इक्वल टू 3। सो 3 नंबर ऐड करोगे तो यहाँ पर ये 5 हो जाएगा। 5 के फैक्टर भी 1 और 5 ही आएंगे, दो ही फैक्टर इसके हैं, तो ये भी अनचेंज है, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों के दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 के ऊपर। What is the remainder when this is divided by 6? So we have to understand कि 9 है, 9 की पावर 3 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो क्या इसको मैं यहाँ पे 6 प्लस 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 6 कर सकता हूँ। 6 से कटेगा 0 रिमाइंडर और ये आएगा 3 की पावर 3/6। तो अगर मेरे पास यहाँ पे 9 की पावर है उसको मैं इस तरीके से सॉल्व करके लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3 आगे 3 की पावर 4 अप टू 3 की पावर 100/6। जिनको रिमाइंडर आता होगा उनको ये समझ आया होगा हमने कैसे और क्यों इसको डिवाइड किया। अगर ये समझ आया तो अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 4 की पावर n डिवाइड बाय 6 करोगे तो हमेशा 4 रिमाइंडर आता है। 3 की पावर n डिवाइड बाय 6 करेंगे तो हमेशा 3 रिमाइंडर आता है। ये आपको नंबर सिस्टम की क्लास में ये कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। अगर 3 की पावर कुछ भी है उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 3 रिमाइंडर आएगा, ये भी 3 रिमाइंडर आएगा, अप टू सो ऑन यहाँ पर भी आपके पास 3 रिमाइंडर आएगा। तो टोटल नंबर है कितने? अगर हम 1 और 2 से शुरू करते तो टोटल एक यहाँ तक 100 नंबर है, बट 1-2 वाले नहीं है तो टोटल ये 98 नंबर है। तो मैं बोलूंगा 98 मल्टीप्लाई बाय 3 नंबर होंगे। ठीक है, मतलब इन सबको ऐड करने के बाद मेरे पास इतना कुछ आने वाला है। और डिवाइड बाय फिर से क्या करेंगे 6, ये से कटेगा 2 बार, इससे कटेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे कटेगा तो 0 रिमाइंडर छोड़ेगा, तो 0 रिमाइंडर इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब 34 नंबर एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन फिर से है इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ वन डिजिट नंबर हैविंग 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। सो वी हैव ए वन डिजिट नंबर 1 से लेके 9 तक। अगर आप 2 सोचोगे तो इसके 1 और 2 ही फैक्टर हैं, 3 सोचोगे 1 और 3 फैक्टर हैं, 4 सोचोगे 1 2 4 3 ही फैक्टर हैं, 5 सोचोगे तो 1 और 5 यहाँ पे 2 फैक्टर हैं। तो आपके पास 6 नंबर एक बचेगा जिसके आपके पास 1 2 3 और 6 टोटल 4 फैक्टर हैं। तो इसके लिए ना तो आपकी पहली स्टेटमेंट का यूज हुआ है ना तो आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट का यूज हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा विदाउट यूजिंग एनी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 के ऊपर। लेट पी क्यू आर एस बी द डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट विद पी पी इंटू पी क्यू इक्वल टू डबल आर डबल एस। अब ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ये चीजें आपको याद ही रखनी होती हैं। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं। 2 बार आर और 2 बार एस होगा तो इसमें 11 का फैक्टर होगा ही होगा। तो मतलब ये नंबर आपका होगा R0S मल्टीप्लाई बाय 11। अब हमारे पास इसको आपको इसको इक्वेट करना पड़ेगा। लिखा क्या हुआ है हमारे पास, जो P है वो 3 से ग्रेटर होगा या 3 के इक्वल होगा, क्या वो आपका 4 से ग्रेटर होगा या 4 के इक्वल होगा। वट इज क्यू वैल्यू, क्यू की कितनी वैल्यू होगी ये पूछा गया। ठीक है, और यहाँ पे R की वैल्यू 1 और S की वैल्यू 2 आपके पास लिखने के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 को भी लिखा हुआ है। सो अगर आप बाई ऑप्शन से जाते, सपोज वी आर गोइंग विद द ऑप्शन, दोनों स्टेटमेंट को यूज कर लिया 102 मल्टीप्लाई बाय 11, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। आप इसको देखेंगे ये आपके पास आ जाएगा, इसको आप ब्रेक करेंगे 3 इसमें से निकल जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 4। तो P आपके पास यहाँ पे 3 भी हो जाएगा, क्या वो आपके पास 4 भी हो जाएगा। तो उसने पूछा क्या की वैल्यू क्या होगी 4, बट आपको यहाँ पे ये 2 ऑप्शन का यूज करना पड़ा ऐसे लग रहा है। बट अगर मैं इन दोनों का यूज ना भी करूँ आप कोई और स्टेटमेंट यहाँ पे सोच ही नहीं पाओगे। अगर आप सोचने के स्टार्ट करते 0R0S तो यहाँ पे 1 और 2 ही नंबर आएगा, आपको यहाँ पे और कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर तो आपका कोई और नंबर आए, मान लो कोई और नंबर भी आ रहा है, देन आर क्यू की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी, बट यहाँ पे कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा सिवाय इसका, तो इसका यूज हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वजह से डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप सबको ये 35 के 35 क्वेश्चन समझ आए होंगे। बाकी जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर। यूट्यूब चैनल जो है बलविंदर लाइव, इसको आप ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो। आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर आपको और भी अपडेटेड फॉर्मेट यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक एंड शेयर यहाँ पे जरूर करें।